ओके, एक हेडिंग मार्क कर लें अपने पास, एग्जाम क्वेश्चन जून 2013 और कंपनी का नाम क्या है जी? पैराडाइम। और कीप रिमेंबर, इसको क्या लिखा जाएगा ग्रुप अकाउंट में? क्या लिखा जाता है? पैराडाइम ग्रुप। पेरेंट कंपनी के नाम के साथ ग्रुप का वर्ड आ जाए तो मतलब वो पेरेंट सब्सिडरी होंगी उसमें। रिक्वायरमेंट सेकेंड क्वेश्चन की, देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर पी एज एट 31 मार्च 13। तो अपने पास हेडिंग मार्क कर लो, यहां से बिल्कुल यही वर्डिंग उठा लो, कंसोलिडेटेड, जहां लिखा ना पैराडाइम ग्रुप, उसका आगे लिखो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर, ये छोड़ देना, एज एट 31 मार्च 13, क्योंकि हम वो पैराडाइम ग्रुप का तो पहले नाम लिख चुके हैं, बाकी लिखेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 मार्च 13। हाँ, वो मैंने खुद से लिखा ना यहाँ पे, ये उठाया ना सारा, ये नहीं है ना इसमें। हाँ सही है, फाइन। तो पैराडाइम ग्रुप के लिए मैंने हेडिंग मार्क कर दी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 मार्च 2013। ये पूरा पेज छोड़ दें, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग लगा लें पैराडाइम ग्रुप वर्किंग। पढ़ते हैं जी सवाल। अब हम सब चीजें पढ़ के आए हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप लोग इसमें देखना और सोचना क्या करना है। कह रहे जी ऑन 1 अक्टूबर 2012, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईयर एंड डेट क्या है जी? और ये कौन सी डेट दी हुई है? अक्टूबर 2012 से ईयर एंड डेट का डिफरेंस लो। That are 6 months. P acquired 75% shares of S equity shares by means of a share exchange of 2 new shares in P for every 5 share in S. तमाम लोग इधर आ जाइए, क्वेश्चन पे गौर करें या हैंडआउट पे पढ़ते जाए। On 1st October 12, P acquired 75% of S equity shares by means of share exchange of 2 new shares in P for every 5 acquired in S. In addition, P issued the shareholders of S $100 10% loan note for every 1,000 shares it acquired in S. P has not recorded any of the purchase consideration. ये important. P ने कुछ रिकॉर्ड किया या हमारे लिए छोड़ दिया सारा कुछ? Although it does have other 10% loan note already in issue. वो जो 10% वो पहले वाले हैं, लेकिन दो तरह की कंसिडरेशन में इसने कोई भी रिकॉर्ड नहीं, तो हम कर देंगे रिकॉर्ड, कोई बात नहीं। द मार्केट वैल्यू, अब ये समझना है क्यों दी हुई है। द मार्केट वैल्यू ऑफ पी के शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 2। आगे बोल रहा है द समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू कंपनीज एट 31 मार्च 13 आर नॉन करंट एसिड, ये वो फलाना ढिमाका, ये सारी चीजें देने के बाद ये आ जाए जरा इधर। अदर इंफॉर्मेशन में कह रहा है यार एनसीआई को किसने वैल्यू करना है, कुछ दिया हुआ स्टेटमेंट, ढूंढो। बाकी चीजें पढ़ने से पहले मुझे अगर गुडविल पे जाना है तो गुडविल के लिए मुझे मेथड कोई ना कोई अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैं फेयर वैल्यू मेथड यूज करूं या पार्शियल गुडविल मेथड? तो उसके लिए मैंने कहा था कि अगर फेयर वैल्यू मेथड के थ्रू कैलकुलेशन करवाना हुई तो वो आपको फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट बताएगा। एनसीआई है इस क्वेश्चन में हमारे लिए, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 75, तो 25% कौन लोग हैं?
एनसीआई। अब एनसीआई को एक्विजिशन डेट पे कॉस्ट पे लिया जाए या फेयर वैल्यू पे, तो आप जरा देखें ये एडजस्टमेंट 1 में ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है। Paradigm's policy is to value and non-controlling interest at fair value at the date of acquisition. For this purpose, a share price of S subsidiary के शेयर की प्राइस ली जा सकती है. Each is representative of the fair value of the shares held by the NCA. तो इसमें मुझे पता चल गया कि गुडविल हमारी जो निकलेगी वो कौन से मेथड में निकलेगी, फेयर वैल्यू मेथड में निकलेगी। ये मार्क करके लिखिए पूरी पैराग्राफ के साथ। क्वेश्चन के स्टार्ट में ये जो पूरी स्टोरी बताई आपको ऑन 1 अक्टूबर से लेकर इधर तक, ये थर्ड लाइन के आखिर तक, ये पूरा पढ़ के इसने हमें बताया कि इसने दोनों तरह की, आगे बता रहा है कि कोई भी कंसिडरेशन रिकॉर्ड नहीं की, तो हम ये रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आप लोग शुरू करें, मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ, हम उसमें काम करेंगे। हम सबसे पहले देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिमेंबर दो तरीके से आपने इन्वेस्ट किया है। ये आपने दो तरीके कौन कौन से इन्वेस्ट किए हैं? पहला आपका क्या है, शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज। शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज हम लास्ट क्लास में सीख कर आए, तो जरा जल्दी से उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करें आप। भाई हमें सबसे पहले तो पी के शेयर देखने हैं। शेयर कैपिटल है एस का 20,000 और पावर वैल्यू 1 है, तो एस के नंबर ऑफ शेयर भी 20,000 हो गए। तो इस 20,000 शेयर्स में से हमने एक्वायर कर लिए दैट आर 75%। कितने शेयर्स एक्वायर कर लिए? लेकिन शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज में बोला कि हर 2 शेयर इशू किया हर 5 के बदले में। तो कितने शेयर इसके अपने इशू हो गए? 6,000 इसके अपने, यानी कि पेरेंट कंपनी के अपने न्यू शेयर इशू हो गए। मल्टीप्लाई बाय पी के जब अपने शेयर इशू हो गए, तो पी के शेयर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 ईच, मल्टीप्लाई बाय 2। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, मॉनिटरी वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। अगर मैं आपको बोलूं कि इसने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट बाय 12,000, और शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज का इंपैक्ट किस किस पे जाता है जी? शेयर कैपिटल पे और शेयर प्रीमियम पे। तो दो चीजें क्रेडिट हो जाएंगी यहाँ पे, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर कैपिटल को तो हमेशा पार वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर 6,000 न्यू शेयर्स हैं और पार वैल्यू आपके क्वेश्चन में 1 दी हुई, कहां से पता चला 1 दी हुई? भाई तमाम लोग देख लो, मुझे चीजें नहीं मिलती थी जब कभी मैं सीखता था। तो ये दी हुई दोनों कंपनीज के शेयर की पार वैल्यू 1 दी हुई आपको। तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आगे वैल्यू आपकी 6,000। और आपने ये आगे इसकी वर्किंग कैसे करेंगे? 6,000 शेयर थे, मल्टीप्लाई बाय 2 का हर शेयर इशू किया -1, तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 6,000। तो शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हुआ 6,000, शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट हुआ। लेकिन ये तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में अभी तो हमने पहली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। सेकंड ट्रांजैक्शन को जल्दी से आप लोग करें, लोन नोट्स कैंसिलेशन वाले एग्जांपल देख के। कीप रिमेंबर, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम किस डेट पे ढूंढने जा रहे हैं जी? 1 October 12, which is effectively the acquisition date. Now in second step, again cost of investment, but ये कौन सी है? लोन नोट्स कंसिडरेशन। इसकी वर्किंग कर रहे हैं आप लोग। लोन नोट कंसिडरेशन में हमें कह रहे हैं कि हमने जो टोटल 20,000 शेयर्स में से 75% एक्वायर किए, मींस 15,000 शेयर्स जो एक्वायर किए, इन में से हर 1,000 शेयर्स के बदले में हमने कितने का लोन नोट इशू किया? $100 का। तो इफेक्टिवली ये अमाउंट कितनी बन गई आपके पास? 1,500 लोन नोट की लायबिलिटी आ गई। आप इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट बाय 1,500 एंड नॉन करंट लायबिलिटी इज क्रेडिट बाय सेम अमाउंट 1,500। ये ले, दोनों तरह की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हो गई। जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर लें, उसके अगले स्टेप में हमने फाइंड करना होता है गुडविल। उसके अगले हमने कंसोलिडेशन में सबसे पहले ये चीजें करने के बाद डायरेक्ट किस पे जाना होता है? गुडविल कैलकुलेशन। कैसे फॉलो करना है क्वेश्चन वो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज गुडविल, बट कीप रिमेंबर कौन सा मेथड हमें बताया गया?
सबसे पहले स्टेप में मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय पी। पेरेंट कंपनी ने टोटल कितनी कॉस्ट इन्वेस्ट की अभी इसमें? अभी दो एंट्रीज बनाई ना, दो तरह की कंसिडरेशन थी ना। पहली एंट्री में कितना आ रहा था, दूसरी एंट्री में कितना आ रहा था? तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट कंपनी इज 13,500। फेयर वैल्यू मेथड में हम यहाँ पे एडअप करवा रहे होते हैं जी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट पे एनसीआई की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू ढूंढने से पहले हमें देखना ये है कि एनसीआई वालों के पास शेयर्स कितने हैं। अगर आप लोग खुद बता रहे ऊपर वर्किंग कर करके कि 20,000 सब्सिडरी के टोटल शेयर्स थे, जिसमें से 75% 15,000 हमने ले लिए, तो 25% किसके पास है? तो कितने शेयर्स हो गए इनके पास? 5,000। इस 5,000 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाए, मैं आपको मार्क करवा चुका हूं पीछे। हमने कहा था, ये नोड 1 में आगे बोल रहा था थर्ड पैराग्राफ में, पी की पॉलिसी है कि वो एनसीए को फेयर वैल्यू पे डील करती है और इस पर्पस के लिए सब्सिडरी की शेयर प्राइस से ली जा सकती है। तो सब्सिडरी कंपनी के 5,000 शेयर एनसीए वालों के पास, उसको मल्टीप्लाई करवाओ 1.2 से, तो मल्टीप्लाई बाय इस सब्सिडरी की करंट मार्केट वैल्यू पर शेयर कितने अमाउंट आ गई है आपके पास? तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 19,500। ओके, इसमें अब आपने हेडिंग मार्क की, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसे माइनस करवाया जाता है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट। एंड कीप रिमेंबर, ये गुडविल भी एक्विजिशन डेट पे कैलकुलेट होगी और एक्विजिशन हमने किया 1 अक्टूबर 2012 को की है। अच्छा, इस दिन के सब्सिडी के नेट एसेट्स हमने देखने हैं। आप सब्सिडी का सबसे पहले मुझे शेयर कैपिटल बता देंगे? अभी भी देखा था 20,000। आपने अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट देखी हो तो आपको कोई फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नजर आया? फेयर वैल्यू डिक्रीज नजर आया, आप लोग कह रहे हैं। वो फेयर वैल्यू डिक्रीज कितनी वैल्यू का है जरा क्वेश्चन में देखते हैं। ये पढ़े नोट 1, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एज produced a draft statement of P&L which showed it had a net loss of 2 million at that date। ये तो कोई बात ही बाद में देखते हैं। P accepted this figure as a basis for calculating the pre and post acquisition split of as profit। ये रिटेन अर्निंग में जाके देखते हैं। आगे कह रहे हैं, यहां से पढ़ रहे हैं, also at the date of acquisition P conducted a fair value exercise on S net assets which were equal to their book values, carrying amounts including as financial asset equity investment, with the exception of an item of plant which had a fair value of 3 million below its carrying amount. The plant had a remaining economic life of 3 years at 1 October 12। तो हम यहाँ पे फेयर वैल्यू डिक्लाइन बोलेंगे और ये फेयर वैल्यू डिक्लाइन एक डेप्रिशिएबल एसेट का विच इज प्लांट। कितने अमाउंट से डिक्लाइन बोला है हमें? 300 से या 3,000 से? 3 मिलियन, तो 3,000 माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं पहले पैराग्राफ पे। पहले पैराग्राफ में हमें बता रहा था कि एक एक्विजिशन डेट पे, एट दैट डेट का मतलब एक्विजिशन डेट पे एक नेट लॉस है। तो भाई कंपनी का सब्सिडी का गेन हो या लॉस हो, हमें वो लेना पड़ता है, पूरे का पूरा खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पे एक तो ये प्री एक्विजिशन लॉस एज पर नोट 1 हम यहाँ से माइनस करा देंगे। प्री एक्विजिशन लॉस, और ये रेफरेंस दे रहा हूं नोट 1 में, ये लिखा हुआ है आपका 2000, इसको माइनस करा दिया। लेकिन याद रखो, हमें तो लेना होता है पूरा पूरा प्रॉफिट या लॉस। ये जो 2 मिलियन का, जो 2000 का लॉस है, ये पूरा पूरा या इसी साल का है? दोबारा पढ़ो, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एज प्रोड्यूस अ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। पीएनएल क्या शुरू से अंत तक बनती है? हर साल की बनती है, हर साल की। विच शोड इट हैड मेड अ लॉस ऑफ 2 मिलियन। हमने एक्विजिशन कितने महीने पहले की थी? 6 महीने पहले। ये जो लॉस हमें बता रहे, ये तो 6 महीने का है, लेकिन हम तो सब्सिडरी तो पता नहीं कब से वो कंपनी चल रही है, हम तो उसके टोटल प्रॉफिट या लॉस खरीदेंगे ना।
तो अब मुझे चाहिए ओवरऑल बात करनी है हमने यहाँ पे, तो मुझे बता दें यहाँ पे बाकी पूरा प्रॉफिट या लॉस एट ईयर स्टार्ट पे क्या था, वो भी तो खरीदना है ना हमने। यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। वो पूरे साल के शुरू में कितना था वो हमने देखना है। ये किस दिन का सब्सिडरी की रिटर्न अर्निंग बता रहा है, रिटेन प्रॉफिट या लॉसेस एट 1 अप्रैल 2002। सब्सिडरी का साल के शुरू में कितना था, 4000 का लॉस, और अगले 6 मंथ्स का जो लॉस है वो हमें एज पर नोट 1 बताया हुआ, दैट इज 2000। ये तो हम ले चुके हैं पहले ही। अब ये बाकी 4000 साल के शुरू वाला भी ले लो, ये भी हमने खरीद दिया, प्रॉफिट या लॉस वो हमें मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें, नेट एसेट्स की वर्थ कितनी आ गई टोटल, 20 माइनस, मैं रिपीट कर देता हूँ, टोटल कितना हो गया, दैट इज 11,000। इस 11,000 को हमने रिकॉर्ड कर दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दिया। अब आज भाई जिसको ये समझ नहीं है वो इस तरीके से समझे, लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझ लें। हमारा ईयर एंड डेट इज 31 मार्च 2013, ईयर स्टार्ट डेट इज 1 अप्रैल 2012, और एक्विजिशन किस दिन हुई है, 6 महीने के बाद, दैट इज 1 अक्टूबर 2012। इस दिन का कोई सब्सिडरी कंपनी के लिए ये सारी बात कर रहे हैं, ये सारा कुछ सब्सिडरी के लिए कर रहे हैं। इस दिन का सब्सिडरी का प्रॉफिट या लॉस दिए हुए आपको क्वेश्चन में, दिया हुआ क्वेश्चन में, ये देखें, रिटेन अर्निंग 1 अप्रैल 12 कितनी थी, -4000, लॉस है 4000 का। हमें एक्विजिशन टाइम तक के प्रॉफिट या लॉस चाहिए होते हैं, एक्विजिशन टाइम ये है, और मजीद लॉस इसको हुआ वो यहां पे हमें दिया हुआ है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एज प्रोड्यूस, डेट ऑफ एक्विजिशन इज दिस डेट, इस डेट तक का उसने एक पीएनएल अपना बनाया और उसमें कितने का लॉस नजर आया, 2 मिलियन का। तो इस दिन का भी 2000 का लॉस है, तो इफेक्टिवली एक्विजिशन डेट पे हमें कितने का लॉस मिला इसका, 6000। अब आगे क्लियर भाई, सबको क्लियर है। ये आप गुडविल मुझे बता दें कि कितने अमाउंट की कैलकुलेट हो गई, सॉरी 8000। फिर उसके बाद हमने एक ब्रेकअप बनाना सीखा था, वो ब्रेकअप बनाना याद है क्या बनाते थे, गुडविल और एनसीए, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि फेयर वैल्यू मेथड में कुछ गुडविल आपकी एनसीए को भी एलोकेट होती है, उस ब्रेकअप के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। पेरेंट की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऊपर से उठा ले भाई, ये कितनी लिखी है यहाँ पे 13500, और यहाँ पे आएगा 6000, तो इन्हीं वैल्यूज को मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ, 13500 एंड एनसीए में लिख दिया 6000। अगर हम यहाँ पे बात करें नेट एसिड्स के शेयर की, तो नेट एसिड्स टोटल कैलकुलेट किया आपने 11000 के, उस 11000 का 75% अगर ग्रुप को जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू, और उसी 11000 का अगर 25% एनसीए का है तो उसके नेट एसिड्स की वर्थ यहाँ पे। इन दोनों का डिफरेंस लेके तो आपके पास गुडविल आ जाएगी जिसका टोटल शुड बी द 8500। कितनी आ रही है इंडिविजुअल वैल्यूज जी, 8250, 8513, और 5250 यहाँ आ जाएगा, और 2750, और यहाँ पे आ जाएगा 3250। इसको एडअप करके देख लें, वो आपके पास वही बैलेंस बनना चाहिए जो ऊपर आया हुआ है 8500। डन। सेल परचेज बच्चा उस वक्त रिवर्स करते अगर क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट होती कि आप पीएनएल भी बनाओ। यहाँ देखो मैंने सेल परचेज को रिवर्स नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में तो बनानी बैलेंस शीट है,
सेल परचेज तो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करें हम एग्जाम में, राइट। अजय जी नोट नंबर 3 में पढ़े क्या बोल रहा है वहां पे। इंटरकंपनी पेबल्स है, इंटरकंपनी बैलेंस है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि इन नोट नंबर 3 वी हैव इंटरकंपनी बैलेंसेस। आज एडजस्टमेंट पढ़ो। एस करंट अकाउंट बैलेंस विद पी एट 31 मार्च वाज 2.8। एस के पास पेबल होंगे या रिसीवेबल होंगे? एस इसे खरीद रहे हैं ना, खरीदने वाले के पास पेबल है, ये रेंट पे इसके पास पेबल्स कितने हैं? 2.8 मिलियन। अब अगर समझो जरा नई चीज आ गई यहाँ पे, which did not agree with the P's equivalent receivable due to a payment of, एक 900 की एस पेमेंट कर चुका है पी को, वो पेमेंट करने के बाद एस के पास कितने पेबल्स हैं? 2.8, 2800 के। लेकिन ये पेमेंट मेड बाय एस ऑन 28 मार्च, ईयर एंड से 2 दिन पहले ये पेमेंट की, विच वाज नॉट रिसीव्ड बाय पी अंटिल 3 अप्रैल 2013। तो जरा सोचो पेरेंट के पास ये रिसीवेबल कितने अमाउंट के पड़े होंगे? 28 प्लस 900 कितने अमाउंट के पड़े होंगे? 30। ये दोनों अमाउंट आपकी इक्वल नहीं है। इन दैट सिचुएशन हम एंट्री क्या रिकॉर्ड करें? दोबारा पढ़ लो इसको पूरा। एस करंट अकाउंट बैलेंस विद पी एट 31 मार्च 18 वाज 2.8। ये सब्सिडी का एंडिंग बैलेंस बता रहा है पेबिल का। which did not agree with P's equivalent receivable due to a payment of 900 made by a subsidiary on 28 April 13 on 28 March 13, which was not received by parent until 3rd April 2013। ईयर एंड से 2 दिन पहले पेमेंट हो गई, लेकिन वो पेरेंट को भी पेमेंट पहुंची नहीं है, क्योंकि कैश इन ट्रांजिट है, पेमेंट इन ट्रांजिट है, इसलिए दोनों के रिसीवेबल पेबल मैच नहीं कर रहे। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत आसान ट्रांजैक्शन होती है, एस के जितने भी पेबल्स हैं आप डेबिट कर दो। एस के कितने पेबल्स नजर आ रहे हैं आपको? 2800 के। पेरेंट के जितने रिसीवेबल्स हैं वो उठा के क्रेडिट कर दो पेरेंट कंपनी के। पेरेंट कंपनी के कितने रिसीवेबल्स हैं टोटल? 3700। अब दोनों का डिफरेंस क्या चीज का है? एक कैश जो सब्सिडी ने पे ऑफ किया है, लेकिन अभी तक पेरेंट के पास वो कैश पहुंचा नहीं है। एट दी एंड वो जब पहुंचेगा, रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तो हम उसके एडजस्टमेंट करते हैं। हम यहाँ पे कैश जब भी जिस कंपनी के पास पहुंचेगा वो डेबिट करेगी बाय 900, और नॉर्मली ये कौन कर रहा होगा? पेरेंट। डबल एंट्री इक्वल हो गई। Note 4 of the question. The financial asset equity investment of P and S, दोनों कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स हैं कोई, आर कैरिड एट देयर फेयर वैल्यूज एट 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल कौन सी डेट है जी? ईयर स्टार्ट डेट है। फिर आगे बोल रहा है ईयर एंड पे दीज हैड फेयर वैल्यूज ऑफ 7.1 एंड 3.9 मिलियन रिस्पेक्टिवली। साल के शुरू में कितनी वैल्यूज थी वो हमें कहां से पता चलेगा? या जो एसेट्स में ये दिया हुआ है, फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नोट 1 एंड नोट 4। नोट 1 और नोट 4 में एज पर इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 7500, और इसकी कितनी है? 3200। नोट 1 जब हमने पढ़ा था तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू नजर आई थी इसकी? वो तो प्लांट की थी ना। ओके, फाइनेंशियल एसेट की अगर मैं बात करूं कि पी के फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू साल के शुरू में 7500 थी और सब्सिडी की वैल्यू थी 3200, और ईयर एंड पे वैल्यूज हमें इस नोड में मिलेंगी। इस नोड के अकॉर्डिंगली हम इसका गेन या लॉस निकाल लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे नोड 4 में वी हैव फाइनेंशियल एसेट्स, वी हैव फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ पी एंड एस एट ईयर स्टार्ट वैल्यूज बैलेंस शीट से हमें पता चली that are 70, 500 and 3200 at year end। आपको जो वैल्यूज पता चल रही है that are from नोट नंबर 4। कितने कितने वैल्यू जी नोट 4 में? एंड 30। पेरेंट के एसिड की वैल्यू का फेयर वैल्यू डिक्लाइन है,
बाय 400 और सब्सिडरी के एसेट का फेयर वैल्यू राइज है बाय 700। अब एक चीज याद रखिएगा कि जब हमारी नोट्स की वर्किंग कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में हमने दो काम खुद से करने होते हैं। अब एक को नाम दिया जा, बल्कि आप ये करें फिर मैं आगे बताऊं। एक चीज याद रखिएगा, लास्ट क्लास में एक हमने छोटा सा सवाल अटेम्प्ट किया था और उसमें हमने पेरेंट की रिटेन अर्निंग ली थी और साथ में वो रिटेन अर्निंग जो इसको सब्सिडरी से मिला था शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये हमने अलग अलग लिखी थी। बट कीप रिमेंबर, जब आपका एग्जाम क्वेश्चन आएगा आप इसको इस तरीके से नहीं लिखोगे, बल्कि जब आप रिटेन अर्निंग की बात करोगे आप हेडिंग दोगे CRE की, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। ये किसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग? जब पेरेंट और सब्सिडरी से मिले हुए शेयर ऑफ प्रॉफिट को एड अप करके वो लिखा जाएगा, उसे नाम दिया जाएगा कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। और जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जब पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आपने एक हेडिंग लगानी होती है कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, और इसको हम फर्दर लिखा करेंगे CR। एक तो ये काम करना होता है जब सारी एडजस्टमेंट हो जाए, और साथ के साथ में हम उसी क्लास में पढ़ के आए थे कि आपने ईयर एंड पे NCI की वैल्यू भी फाइंड करने होती है। तो जब सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाए तो CRE के साथ साथ आपने NCI की कैलकुलेशन भी करना होती है। तो ये दोनों कैलकुलेशन हम इंशाल्लाह फ्राइडे की क्लास में करेंगे और फिर अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, बैलेंस शीट भी बना। लास्ट क्लास के क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे बिकॉज हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। इसमें हमने बैलेंस शीट बनानी थी एज ए 31 मार्च 2013 फॉर पैराडाइम ग्रुप। इसमें अभी तक हम वर्किंग कर चुके थे, जिसमें सबसे पहले हमने बेसिक डिस्कशन करी थी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक पेरेंट ने सब्सिडी को एक्वायर कैसे किया। तो हमें पता चला कि भाई दो तरीके से इन्वेस्टमेंट की थी, जिसमें से एक शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज था एंड सेकंड वाज लोन नोट्स कंसीडरेशन, कि इसने सब्सिडी के शेयर एक्वायर करने के लिए एक तो शेयर्स के बदले में शेयर्स दिए और दूसरा शेयर्स के बदले में लोन नोट्स इशू किए। तो ये दोनों तरह की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक जगह पे एंट्री में आ रहा था 12,000 एंड सेकंड आ रहा था आपके पास 1,500। और फिर फर्दर जब हमने गुडविल की कैलकुलेशन स्टार्ट करी थी तो इन्हीं दोनों का एडअप करके हमने टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मेंशन करी थी। और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई हमने ली थी कि एनसीआई के पास 2000 शेयर्स का 25%, एनसीआई के पास यानी कि 5000 शेयर्स, और मार्केट वैल्यू ऑफ सब्सिडरी शेयर एट दैट टाइम वाज 1.2। तो हमने 6000 एनसीआई की वैल्यू कैलकुलेट की। इसके बाद हमने ये सब्सिडी की तमाम चीजें, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम वगैरह था नहीं, फेयर वैल्यू डिक्लाइन था प्लांट का, और प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग एज पर नोट 1 वाज 2000। एट टाइम ऑफ एक्विजिशन सब्सिडी का लॉस था 2000 का, और साल के शुरू में भी सब्सिडी का लॉस था जो साल के शुरू में था, दैट वाज 4000। तो हमने इन तमाम चीजों को एडजस्ट करने के बाद टोटल नेट एसेट्स निकाल लिए जी 11,000 के, और इसमें से माइनस करवा के हमने अपना गुडविल का फिगर कैलकुलेट किया। इसके बाद हमने इस गुडविल को ब्रेक किया इनटू ग्रुप एंड एनसीआई। तो यहाँ से हमें पता चला कि 8500 की गुडविल में से 5250 pertains to group and the remaining balance pertains to non controlling interest। देन हमने बात करी थी एज पर नोट 2 के पेरेंट ने सब्सिडी को कुछ सेल्स की थी, तो ये इंटर कंपनी सेल्स पे जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एलिमेंट होता है हम उसे एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट परसेंटेज वाज 16.67। तो ये इफेक्टिवली 600 रुपए से हमने एक एंट्री रिवर्स की थी। कीप रिमेंबर, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पेरेंट के पास से डेबिट हो रहा है और इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है सब्सिडी के पास पड़ी हुई है। देन हमने बात की थी इंटर कंपनी बैलेंसेस की एज पर नोट 3। तो उसमें पेबल रिसीवेबल आपका मैच नहीं था। वो रीजन एक था कि कैश इन ट्रांजिट था, तो जितने रिसीवेबल पेरेंट के पास से हमने वो क्रेडिट किए, जितनी सब्सिडी में पेमेंट करने के बाद जो लायबिलिटी थी हमने उसको डेबिट कर दिया, और डिफरेंशियल अमाउंट हमने खुद से कैश को रिकॉर्ड कर दिया बिकॉज दैट वाज इन ट्रांजिट। फिर उसके बाद एक नोट 4 में एक फाइनेंशियल एसेट से बोथ फॉर बोथ कंपनीज पेरेंट एंड सब्सिडरी, जिनकी साल के स्टार्ट में जो वैल्यू थी एज पर बैलेंस शीट 7500 एंड 3200, और नोट 4 में इनकी वैल्यूज दी थी जो ईयर एंड पे इन्होंने अकाउंट फॉर की थी। तो इससे हमें पता चला कि एक फाइनेंशियल एसेट का जो फेयर वैल्यू डिक्लाइन था एंड सब्सिडरी के फाइनेंशियल एसेट का फेयर वैल्यू राइज था 700 से। उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई जब दो सारी वर्किंग नोट्स की वर्किंग हो जाए तो उसके बाद दो काम हम खुद से कर रहे होते हैं। एक को नाम दिया जाता है कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स एंड सेकंड को नाम दिया जाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट रिपोर्टिंग डेट। तो ये दो कैलकुलेशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास। तो अब मैं सबसे पहले सीआरई की वर्किंग करूंगा। सीआरई स्टैंड फॉर कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। ये मैं लास्ट क्लास की फाइल में इसको कर रहा हूं, ये मैं अपलोड कर दूंगा तो इसमें से देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग आज की डेट से, राइट।
देखिए जी, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में याद रखिएगा हम पेरेंट की रिटेन अर्निंग देखते हैं, एंड मेरे वर्ड्स याद रखिएगा, एंड वो रिटेन अर्निंग जो हमें सब्सिडरी से एज अ शेयर मिली हो। कीप रिमेंबर, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में हम वो रिटेन अर्निंग्स लेते हैं जो पेरेंट की इटसेल्फ हो, एंड सेकंड हाथ यहां पे हम लेंगे कि हमें कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी मिला। तमाम लोग जरा क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा। पेरेंट की रिटेन अर्निंग एज पर बैलेंस शीट कुछ दी हुई थी साल के शुरू में। ये पेरेंट है, पैराडाइम की जरा देखो, रिटेन अर्निंग एट 1 अप्रैल 2012 व्हिच वाज द ईयर स्टार्ट डेट, दैट इज 19,200। सिंपली एज इट इज रिपोर्ट किया यहां पे। सेकंड, इसके पूरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13, तो पूरे साल का प्रॉफिट कितने बढ़ गए, 7,400 का, तो ये भी आपकी रिटेन अर्निंग को बढ़ा देगा। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये कीप रिमेंबर ये काम पेरेंट के लिए कर रहे हैं, दैट इज 7,400। अच्छा, अब जब ये एज पर बैलेंस शीट फिगर्स की तो हमने बात कर ली, इसके बाद हमारा काम आएगा एडजस्टमेंट में से। आप जरा गौर करो, अगर आपको याद हो, ऊपर ही हमने एक जगह देखा था, इधर देखें तमाम लोग जी, एक पेरेंट कंपनी का फाइनेंशियल एसेट था, वो पेरेंट कंपनी का फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो ये पेरेंट को लॉस हुआ या गेन हुआ, लॉस हुआ। अब हमने इनकम स्टेटमेंट तो बनानी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट तो नहीं मांगी है आपसे, आपसे मांगी है बैलेंस शीट। तो कीप रिमेंबर, इन द एब्सेंस ऑफ बैलेंस इनकम स्टेटमेंट, तमाम के तमाम जो पीएनएल के पार्ट होते हैं वो एडजस्ट किए जाते हैं रिटेन अर्निंग की हेडिंग। मैं रिपीट कर रहा हूं अपने वर्ड्स, इन द एब्सेंस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, अगर आपका कोई भी प्रॉफिट बढ़ाना है या कम करना है, तो वो बैलेंस शीट में किस हेडिंग में सारा का सारा काम चल रहा होगा, रिटेन अर्निंग की हेडिंग में काम चल। तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग यानी कि प्रॉफिट्स कम हो गए थे, एक आपका ये इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हुई थी, इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू डिक्लाइन हुई थी, और ये हमने नोट नंबर 4 के हिसाब से यहाँ पे इसके प्रॉफिट्स को कम कर दिया। कितने अमाउंट से कम हुआ था वैल्यू, 400। याद तक डन। अब आगे एक और चीज समझिएगा यार, कॉपी से ज्यादा ना समझने पे तवज्जो दिया करें। एक नोट नंबर 2 में हमने एडजस्टमेंट करी थी, जिसमें वो इंटर कंपनी सेल परचेज के साथ साथ हमने अनरियलाइज प्रॉफिट को डेबिट किया था। अब जरा ये देख के बता सकते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट परटेन्स टू पेरेंट कंपनी, तो जब पेरेंट की रिटेन अर्निंग हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट एज पर नोट 2, और ये किसका प्रॉफिट कम करना था हमने, पेरेंट कंपनी का, दैट वाज ऑफ 600, ये माइनस कर दिया यहाँ से। इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नजर नहीं आई जिसमें पेरेंट्स के प्रॉफिट हिट हो रहे हो। तो इन सबको जरा एडलेस करके बता देंगे टोटल रिटेन अर्निंग कितनी है जी पेरेंट की, 25,600। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग का मतलब कि पेरेंट की इटसेल्फ रिटेन अर्निंग एंड वो शेयर ऑफ प्रॉफिट या वो रिटेन अर्निंग जो इसको सब्सिडरी की तरफ से मिली। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सब्सिडरी की तरफ से इसको क्या क्या मिला। यार पहली बात ये कि सब्सिडरी का कोई पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा जिसमें से इसको शेयर मिलेगा, वो तो बात की बात है, शेयर हमारा 75% होगा, वो परसेंटेज तो हमें दिया हुआ है सवाल में, लेकिन वो अमाउंट कितनी है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की। अब जरा एक तमाम लोग एक बात देखें, यार ये सब्सिडरी कंपनी है और ये इसकी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, पूरे साल का ये आपको दिया हुआ है, कितनी अमाउंट दी हुई है आपको, 8,000 दी हुई। अगर आपको याद हो साल के शुरू में इसका 4,000 का लॉस था, और अगर आपको मजीद याद हो तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट में हमने पढ़ा था कि जिस दिन सब्सिडी को हम एक्वायर करने जा रहे थे, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एस प्रोड्यूस्ड अ ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल which showed it made a net loss of 2 million at that date. अब तमाम लोग मुझे जरा बता सकते हैं कि इसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था। जरा मैं आपको एक आइडिया देता हूं, हम लास्ट क्लास में भी एक इसकी वर्किंग डिस्कस करी थी। ये जब मैं ये डिस्कशन कर रहा था ना, मैंने एक वर्किंग बनाई थी कि मैंने उसको ना इरेज कर दिया था। चले अब इस तरीके से समझते हैं
कि इसकी पोस्ट एक्विजिशन, मैं एक हेडिंग देता हूं कि सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। मैं 3 डेट डाल रहा हूं। साल की शुरू की डेट क्या है? 1 अप्रैल 2012 एट एक्विजिशन डेट, और एक्विजिशन डेट आपके पास है 1 अक्टूबर 2012, और एट रिपोर्टिंग डेट, और रिपोर्टिंग डेट आपके पास क्या है? 31 मार्च 2013। मैं यहां पे वैल्यूज उठा के प्लेस कर रहा हूं। जिस दिन इस सब्सिडी को एक्वायर करने जा रहे थे उस दिन का बैलेंस हमें बताया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले तो एज एट 1 अप्रैल 2012 सब्सिडी का लॉस है 4,000 रुपए का, लिख दिया 4,000 का लॉस एट 1 अप्रैल 12। सेकेंड, जिस दिन इसको एक्वायर करने जा रहे थे एक्विजिशन डेट पे ये नेट लॉस बता रहा था कितने अमाउंट का? 2 मिलियन का, तो इसको हमने यहाँ पे प्लेस किया 2 मिलियन। अब जरा बैलेंस शीट पे आ जाओ। ये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13 पूरे साल के लिए इसने कितना प्रॉफिट अर्न किया? 8,000 का। तो मैंने फॉर द ईयर एंडेड यहां लिख दिया, रिपोर्टिंग डेट पे इसका जो प्रॉफिट है वो कितने अमाउंट का नजर आ रहा है? हमें 8,000 का पॉजिटिव नजर आ रहा है। मुझे बताओगे ये एक्विजिशन डेट थी, एक्विजिशन से ईयर एंड तक ये 2,000 से 8,000 पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो इसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो यहाँ पे हेडिंग मार्क कर दो कि ये क्या है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कितने अमाउंट का आ रहा है? यहां से अगर वर्क बैक करना स्टार्ट करें 10,000 का। तो ये सबसे एक डिफिकल्ट एरिया देता है आपके एग्जाम में। मैं रिपीट कर देता हूं। जिस दिन हमने एक्वायर किया तो हमने देखा कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग में इसका पॉजिटिव इनकम नहीं थी, लॉस था, हमने 4,000 नेगेटिव दी। ये आप जरा सवाल देखो, आपको समझ आता जाएगा। साथ में अपने क्वेश्चन देखो, बैलेंस शीट खोलो साथ में। बैलेंस शीट में आप देखो साल की शुरू में इसका लॉस है, मैंने वो रिपोर्ट किया और डेट मेंशन कर दी 1 अप्रैल 12। फिर एज पर नोट 1 किसी एक्विजिशन हो रही थी, दैट डेट वाज 1 अक्टूबर 2012। उस दिन का नोट 1 में 2,000 का लॉस दिया हुआ है आपको। लेकिन फिर बैलेंस शीट में आ जाओ, आपको साल पूरे साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? पॉजिटिव फिगर दी गई 8,000। तो हमने कहा ये 8,000 कैसे बना? हालांकि साल की शुरू में भी लॉस था, एक्विजिशन टाइम तक भी लॉस था, लेकिन एंड में जाके पॉजिटिव फिगर नजर आ गई। इसका मतलब कि एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट तक आपने इफेक्टिवली 10,000 कमाया होगा, कि ये साल को एडजस्ट होने के बाद भी आपका 8,000 का नजर आ रहा है। याद रखिए मेरे सबको, कॉपी कीजिए। कीप रिमेंबर, ये तो मैंने सिर्फ डेट वाइज समझाने के लिए आपको मेंशन किया है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा खुद को। आप इसके अलावा यहाँ से देखें कि एक्विजिशन टाइम पे 2,000 का लॉस था, लेकिन जब ईयर एंड आया तो बैलेंस शीट में 8,000 पॉजिटिव जो नजर आ रहा है। ये 2,000 से 8,000 पॉजिटिव कैसे बना? क्योंकि इसने, इसका मतलब इफेक्टिवली जो इसने पोस्ट एक्विजिशन टाइम पीरियड में जो प्रॉफिट कमाया होगा वो टोटल 10,000 का कमाया होगा, कि वो 2,000 माइनस होकर भी 8,000 बचा हुआ है बाकी। अच्छा, मैं आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, सिर्फ आपने इस एरिया की वर्किंग देखनी है जिसमें आपका 8,000 आपका 10,000 पोस्ट एक्विजिशन आ रहा है, मार्क कर दीजिए। अब आगे यहाँ पे हम लिखें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जैसे अभी हमने फाइंड किए, तो मैंने 10,000 लिख दिया सिंपली यहाँ पे। अब आगे 2 मिनट के लिए समझिएगा। जैसे ये ऊपर नोट 4 में जब वो पेरेंट की रिटेन अर्निंग ले रहे थे, तो पेरेंट का हमने ये फाइनेंशियल एसेट का फेयर वैल्यू डिक्लाइन का लॉस लिखा था। अब जरा सोचो, सब्सिडरी के भी एसिड की वैल्यू बढ़ी थी, सब्सिडरी का भी एक फाइनेंशियल एसिड था, लेकिन इसके फाइनेंशियल एसिड की वैल्यू बढ़ी थी, तो इसकी रिटेन अर्निंग इंक्रीज करनी है। तो हमने कहा कि इंक्रीज इन फेयर वैल्यू, और रेफरेंस दे दो नोट 4 का, सब्सिडरी एसिड की फेयर वैल्यू राइज वाज 700। अब आगे एक चीज सोचो, आपको कहीं पे अगर याद हो तो एट टाइम ऑफ एक्विजिशन आपका एक प्लांट था, मैं पूरी स्टेटमेंट को पूरा पढ़ रहा हूं यहां से लेकर यहां तक। Also, at the date of acquisition, P conducted a fair value exercise on S net assets, which were equal to their carrying amounts, including S financial equity asset investment, with the exception of an item of plant. यहाँ से पढ़ना हमने, with the exception of an item of plant which had a fair value of 3 million below its carrying amount. यार जब एक एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाता है, लेकिन जब एक एसेट की वैल्यू इसकी कम हो रही है तो फ्यूचर में इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ाना है या कम करना है? कम करना है। लेकिन ये कौन सी कंपनी का एसेट है? सब्सिडरी का।
अब जब हम सब्सिडरी के यहाँ पे चीजें डील कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे डिक्लाइन इन डेप्रिसिएशन। डिक्लाइन इन डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके बता देगा यहाँ पे 3 मिलियन तो वैल्यू दी हुई है, लेकिन उसकी कोई यूजफुल लाइफ दी हुई है आपको 3 इयर्स। और अगर आपको मजीद याद हो, एक्विजिशन क्या हमने पूरे 12 महीने पहले की थी या 6 महीने पहले की थी? 6 मंथ्स पहले की थी। तो हम यहाँ पे डिक्लाइन इन डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन ले रहे हैं। 3000 से डिक्लाइन हुआ था, डिवाइडेड बाय इसकी लाइफ दी हुई है 3 इयर्स, मल्टीप्लाई बाय करवा दो 6/12। ये 6/12 क्यों? बिकॉज एक्विजिशन किए हुए 6 महीने का टाइम। तो इफेक्टिवली कितनी अमाउंट आ रही है ये आपके पास? 500। क्या देखना? अच्छा, ये तो सब्सिडरी के प्रॉफिट्स के साथ जो जो हुआ वो हमने सारा लिख दिया। अब ये सारा कुछ मिला के कितना हो गया? 11,200। ये सारा के सारा हमारा है या कुछ और लोगों का भी है? तो इसमें 75% हमारा है। कितनी अमाउंट हो गई? 8400। यहां तक क्लियर है जी? छह महीने में से देखें, पहले तो ये समझे कि ये फिगर आया कैसे 10,000 का। 1 अक्टूबर से लेकर ये एंड तक कितने महीने का टाइम है? साल के एंड में आपको कितना फिगर नजर आ रहा है? 8,000 पॉजिटिव, लेकिन 6 महीने पहले आपको 2,000 नेगेटिव है। इसका मतलब इन 6 महीने में आपने कितना कमाया? 10,000। ये क्लियर है पॉइंट? फिर इस 10,000 को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया कि सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन, ये वर्ड क्या लिखा है? पोस्ट एक्विजिशन, यानी कि हमारी एक्विजिशन करने के बाद 6 महीने का प्रॉफिट कितना है? 10,000 का। फिर एक्विजिशन के वक्त इसका एक फेयर वैल्यू डिक्लाइन था, वो भी सब्सिडरी के प्रॉफिट्स को कम करेगा। फेयर वैल्यू राइज से तो बढ़ा दिया प्रॉफिट 700 से, लेकिन एट टाइम ऑफ एक्विजिशन जब 6 महीने पहले एक्विजिशन हुई थी तो एक एसेट की वैल्यू कम हो गई थी, जिसकी वजह से फ्यूचर में डेप्रिसिएशन भी कम करना है। तो डेप्रिसिएशन को कम करने के लिए एक्सपेंस होता तो मैं माइनस कराता, लेकिन एक्सपेंस कम करना है तो मैं इसको क्या करवा रहा हूँ? एड अप, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये सारा कुछ लिया, ये सारा कुछ कितने महीने का? 12 महीने का या 6 महीने का? अल्टीमेटली 6 मंथ्स का आ गया ना यहाँ पे। मल्टीप्लाई रखिए आपने होल्डिंग परसेंटेज से। याद रखिए ना? सेट है जी सबका? हो गया सबका कॉपी? लास्ट वर्किंग की बात करते हैं जल्दी से कर लें। लास्ट वर्किंग एनसीआई। बीइंग पेरेंट कंपनी, हमें हर साल के एंड में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू भी लेना पड़ती है। उसके लिए सिंपली हमने क्या करना है? एनसीआई की वैल्यू आप सबसे पहले देखोगे कि एक्विजिशन डेट पे कितनी थी। सर ये एक्विजिशन डेट पे हमने इसकी कोई वैल्यू निकाली थी, याद है या नहीं याद है? गुडविल में जाओ और देखो, आपने एनसीआई की फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट फाइंड करी थी, दैट वाज 6,000। एज इट इज लिख दो उठा के। अगला स्टेप बड़ा आसान है भाई। जिस तरीके से ये सब्सिडरी की सारी रिटेन अर्निंग का 75% पेरेंट को मिला है, तो इस सारी रिटेन अर्निंग का 25% किसे मिलना चाहिए? एनसीआई को। तो इसी 11,200 की वैल्यू का मैं इधर लिख रहा हूं एड शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऊपर हमने देखा दैट वाज टोटल 11,200, 75% पेरेंट को गया था। अब 25% एनसीआई को एलोकेट कर रहे हैं, कितने बढ़ गए? और टोटल सम इज नाउ 8,800। एनसीआई कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों का प्रेफरेबल मेथड यही है, आप लोग इसी को फॉलो करोगे, लेकिन मैं हर क्वेश्चन में कोशिश करूंगा आपको दूसरा तरीका भी करवा। वो दूसरा तरीका करने के लिए जरा आप लोग तमाम लोग मुझे नेट एसेट्स देख के बताएं सब्सिडरी कंपनी के टुडेज डेट। टुडेज डेट की जगह मैं लिखता हूं बैलेंस शीट डेट। जिस दिन की बैलेंस शीट बनी हुई है सब्सिडरी के नेट एसेट्स मुझे देख के बता सकते हैं कितने जी? वहां पे नेट एसेट्स किसे कहा जाता है? इक्विटी को। टोटल इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी एट बैलेंस शीट डेट इज 24,000। इन सबका एडलेस जो भी आ रहा है लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब 2 मिनट के लिए समझो, सब्सिडरी का एक एसेट था, एक्विजिशन डेट पे उसकी फेयर वैल्यू डिक्लाइन हुआ था 3,000 से, लेकिन उसकी वजह से डिक्लाइन इन डेप्रिसिएशन भी हुआ था,
डिक्लाइन इन डेप्रिसिएशन का मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा 500 से। फिर उसके बाद राइज इन फेयर वैल्यू भी हुआ था, एक फाइनेंशियल एसेट बढ़ गया था इसका 700 से। इन सबको एडजस्ट करके बताएं कितना फिगर आया? 22। लेकिन इस पूरे टोटल में से एनसीए का परसेंटेज कितना है? 25%। बता देंगे कितनी अमाउंट आ गई? 550। क्या ये बैलेंस उस वाली एनसीए के इक्वल आया 8800? और यहाँ पे कितना आ रहा है फिलहाल? 5550। अब जरा जाओ ऊपर कहीं पे आपने गुडविल के बाद एक ब्रेकअप बनाया था कि इसमें से कितनी गुडविल पेरेंट की है, कितनी एनसीआई की है। जरा एनसीआई वाला पोर्शन उठा लो, कितनी एनसीआई की थी? 3250। तो आप इधर दे दो, गुडविल एडअप करवा दो, 3250 एडअप कर दो, कितनी अमाउंट आ गई? 8800 आ गई दोनों तरीकों में एनसीआई की वैल्यू से। ये मैं सिर्फ आपको वैसे ही बताऊंगा, ये शायद आज आपको समझ नहीं आए, कभी जब बड़े हो जाए तो आपको समझ में आए, सही है। लेकिन आपका जो प्रेफरेबल मेथड है दैट इज मेथड 1। फाइनली आज जी इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। तमाम लोग साथ रहिएगा। सबसे पहले बात नहीं प्लीज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हेडिंग मार्क करो और एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना शुरू करो। फिगर्स दैट इज 47,400 एंड सब्सिडरी का 25,500। 47,400 25,500। एक चीज सोचें, एडजस्टमेंट करनी है। 6 महीने पहले एक्विजिशन हुई थी, एक एसेट की वैल्यू कम हो गई थी तो उसको -3,000, लेकिन उसकी वजह से आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो +500। फिर फाइनेंशियल एसेट्स की बारी आ गई। अब फाइनेंशियल एसेट की ये फिगर नहीं लिखनी है आपने, बल्कि वो वैल्यूज लिखनी है जो नोट 4 में दी हुई है। नोट 4 में आपकी वैल्यू थी, नोट 4 पेरेंट के एसेट की वैल्यू वाज 7,100 एंड सब्सिडरी के फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू वाज 3,900। ये सम बता देंगे कितना हो गया? एंड 11,000। एक चीज लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी कितनी अमाउंट की कैलकुलेट की थी हमने? गुडविल में सबसे पहले फिगर लिखा था, दैट वाज 13,500। क्या ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं? क्रॉस कर दीजिएगा लिख के। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करते, ना ही इक्विटी रिकॉर्ड करते हैं सब्सिडरी की, लेकिन गुडविल रिकॉर्ड करते हैं। गुडविल हमारी कितनी आई थी इस क्वेश्चन की? 8,500। अब इसके अलावा आज जो करंट एसेट्स पे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का बैलेंस 20,400 8,400, 20,400 प्लस 8,400। और अगर आपको याद हो तो एक 600 रुपए से अनरियलाइज प्रॉफिट डेबिट और इन्वेंट्री को क्रेडिट किया था, तो उससे माइनस कर दो 600 की इन्वेंट्री। कितनी अमाउंट होगी टोटल? नेक्स्ट स्टेप, ट्रेड रिसीवेबल्स 14,400 और 9,000। इसमें भी एक एडजस्टमेंट थी। पहले तो मैं यही अमाउंट लिखूंगा रिसीवेबल की कि 14,800 प्लस 9,000, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट थी। एक जगह पे रिसीवेबल को हमने क्रेडिट करा था। वो कितने अमाउंट के रिसीवेबल थे? 3,700। कितना फिगर आ गया इसका? और एक और चीज देखें, अगर बैंक बैलेंस 2,100 और ये नील, लेकिन अगर आपको याद हो तो एक एडजस्टमेंट में भी ये चीज आई थी 2,100 प्लस नील, और एक साथ के साथ में जैसे रिसीवेबल जिस एंट्री में क्रेडिट थे वहां पे हमने कैश या बैंक को भी डेबिट करा था, कैश या बैंक 900। इन सबको एडजस्ट करके कितना बैलेंस आ गया? 3,000। अब पूरे एसेट्स को एडअप करवा दें, 141,200। आगे बात करते हैं शेयर कैपिटल की। रिमेंबर पेरेंट का रिकॉर्ड किया जाएगा, सब्सिडरी की इक्विटी रिकॉर्ड नहीं की जाती, क्योंकि वो इक्विटी के बदले में इन्वेस्टमेंट की होती है। वो इन्वेस्टमेंट और इक्विटी दोनों सब्सिडरी के रिकॉर्ड नहीं होते। तो जो इक्विटी वगैरह रिकॉर्ड होती है वो पेरेंट की रिकॉर्ड होती है 40,000। लेकिन एक चीज याद रखो, क्या इस 40,000 में कोई एडजस्टमेंट है आपकी? सोच के जवाब देना।
आपने जब एक कंपनी को एक्वायर किया था तो कंसिडरेशन शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज के थ्रू आपने की थी, और उस कंसिडरेशन को एग्जामिनर ने क्लियरली बताया था कि पैराडाइम हैज नॉट रिकॉर्डेड एनी ऑफ द परचेज कंसिडरेशन ऑल्दो इट डज हैव। तो हमने कहा कि वो जो कंसिडरेशन रिकॉर्ड नहीं की थी वो हम रिकॉर्ड करेंगे। 40,000 तो एज पर बैलेंस शीट है, प्लस कितना था वो शेयर कैपिटल जो इसका राइज हुआ था, इसमें ये डबल एंट्री में देख सकते हैं 6,000, और साथ के साथ में अब हमें शेयर प्रीमियम भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा 6,000, राइट। अगर नहीं समझ में, ये बैलेंसेस यहां से ले रहा हूं भाई, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का इक्विटी में रिकॉर्ड करने के लिए, प्लस 6,000 और शेयर प्रीमियम ऑफ पेरेंट कंपनी, ये भी कितने अमाउंट का है 6,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग हमारे क्वेश्चन में कितनी आई है जी, हमने वहां पे वर्क किया था, वर्क तो किया था लेकिन इसको टोटल नहीं किया था, जरा इसको टोटल कर लें। 34,000 ये कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग मैंने उठा के यहाँ पे पोस्ट कर दी। वो आगे बात करेंगे ना, लोन नोट्स लायबिलिटी में लिखेंगे। नॉन एनसीआई भी हमने कैलकुलेट की थी, दोनों मेथड में हमारा फिगर आ रहा था 800 का, लिख दिया 8800। इसके अलावा आज जी अब इक्विटी और लायबिलिटी की बात करते हैं। इक्विटी में 10% लोन नोट, ये वो 10% लोन नोट है जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिए हैं, क्योंकि जो इसने कंसिडरेशन में दिया था वो तो इसने रिकॉर्ड नहीं किया था, और ये लिखा हुआ है although it does have other 10% लोन नोट्स ऑलरेडी इन इशू। वो जो बैलेंस शीट में लोन नोट नजर आ रहे हैं वो ऑलरेडी इसके पास है, जिनकी वैल्यू कितनी है आपके पास सामने 8,000, इसको मैंने उठा के रिकॉर्ड किया। फिर एक और भी तो 10% लोन नोट था फॉर एक्वायरिंग सब्सिडरीज शेयर्स, वो कितने अमाउंट का लोन नोट था, यहाँ पे हम वर्किंग करके आए। ये देखा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंसिडरेशन, और ये इसमें नॉन करंट लायबिलिटी कितनी अमाउंट की आ रही थी 1,500। इस 1,500 को उठा के यहाँ पे पोस्ट किया, इसकी वजह से लायबिलिटी बढ़ गई। इसके बाद अगर हम करंट लायबिलिटीज की बात करें तो करंट लायबिलिटीज में आपके पास ये आ रही हैं 2-3 फिगर्स, एक तो ट्रेड पेबल्स है, दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेबल में मुझे याद आ रही है कि एक पेबल्स की एडजस्टमेंट थी हमारे पास। ट्रेड पेबल्स पेरेंट के जी आपके पास 17,600, सब्सिडरी के पेबल्स आर 13,000 माइनस, ये देख सकते हैं ये एक डबल एंट्री में हमने पेबल्स को डेबिट करा था बाय 2,800 से, ये आके यहां से माइनस करवा दिया 2,800। और इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट की बात कर लें तो पेरेंट का ओवरड्राफ्ट इज नील एंड सब्सिडरीज ओवरड्राफ्ट इज 9,100 एज पर द अमाउंट्स रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट। ये कितने अमाउंट हो गई यहाँ पे एंड 9,100। अब इन सब का समअप ले लें 141,200।